हेलो नमस्ते, मेरा नाम शशांक त्रिवेदी है और ये जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज़ का 34वां वीडियो है। आज का हमारा शीर्षक है कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी। इस वीडियो में जो स्लाइड्स प्रस्तुत की गई हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसे पढ़ सकते हैं दोबारा से। मेरे से पढ़ाने में भी गलती हो जाती है तो आप करेक्ट कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए। तो आज हम लोग तटीय भूगा आकारिकी के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने फ्लूवियल लैंडफॉर्म के बारे में जाना, मतलब जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है उस पर जो जल बहता है ना, उस पे उससे जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो फ्लूवियल मॉर्फोलॉजी में पढ़ा हम लोगों ने। फिर अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो ज़मीन के नीचे जो पानी चलता है, उससे हम लोगों ने कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा। आज हम लोग बात करते हैं जो समुद्र किनारे समुद्री तरंगें होती हैं, लहरें होती हैं, वो कैसे समुद्र के तट पे अपर्दन और निक्षेपण के कार्य करती हैं और एक भू आकारिकी का निर्माण करती है, अपर्दनात्मक निक्षेपणात्मक, उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कौन कौन से एजेंट्स हैं जो मरीन एरोजन को प्रभावित करते हैं, तटीय अपर्दन को प्रभावित करते हैं। दो तरह से अपर्दन होता है, एक वेव्स के द्वारा, तरंगों के द्वारा, दूसरा टाइड और करंट के साथ में, टाइड्स और करंट द्वारा। जो वेव होती हैं हम लोग समझते हैं, जानते हैं समुद्री लहरें। समुद्री लहरें क्या होती हैं, आपने देखा होगा समुद्र के बीच में किनारे कि वहाँ पे लहरें होती हैं और लगातार वो समुद्र से आती हैं और टकराती हैं समुद्र के तट पर, है ना, सर्फिंग लोग करते हैं वहाँ पे, तो वो वेव्स कही जाती हैं। तो वेव्स किस तरह से अपर्दन करती हैं, वहाँ से आती हैं और बहुत ज़्यादा जब स्पीड में आती हैं और जब सतह में गहराई कम होने लगती है तो सतह से टकरा के टूट जाती हैं। टूटने से क्या होता है, वो उनकी स्पीड और बढ़ जाती है और थ्रो एक बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ में तट से टकराती हैं और तट का बहुत सारा मलबा तोड़ देती हैं और तोड़ के बाहर ले जाती हैं, या फिर कहीं पे किनारे वो जमा कर देती हैं अगर वेव्स का जो करंट है वो बहुत तेज़ नहीं है, वेव्स बहुत तेज़ नहीं है तो अपर्दन निक्षेपण दोनों काम करती हैं वेव्स। अगर टाइड और करंट्स की बात करें तो टाइड जो होती हैं और करंट, इनको हम लोग ओजोनोग्राफी में आराम से पढ़ेंगे, आराम से जानेंगे। फिलहाल टाइड जो होता है उसको ज्वार भाटा बोलते हैं। चंद्रमा और सूर्य की गति, गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी चढ़ता है और वो उतरता है, हर महीने के 2 बार ऐसा बड़ा होता तो अक्सर डेली है, लेकिन 2 दिन ज़्यादा बड़ा तरह से होता है। तो उस कंडीशन पे अपर्दन निक्षेपण होता है। और करंट समुद्री तरंगें होती हैं जो समुद्र के अलग अलग खारापन के कारण, लवणता के कारण, तापमान के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पैदा होती हैं हवा के कारण, और वो समुद्र में नदी का कार्य करती हैं। जैसे नदियाँ बहती हैं पानी ज़मीन में, ऐसे समुद्र की जो नदियाँ होती हैं उसे करंट्स बोलते हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम करंट है, क्यूरोसियो, क्यूराइल, है ना, कनारी, बहुत सारी धाराएं हैं जिन्हें हम लोग आगे पढ़ेंगे ओशनोग्राफी में आराम से। तो उनके द्वारा भी अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है। तट का मलबा बहा कर ले जाती हैं, या तट पर जिस तट पर पहुंचती हैं वहाँ पे बहुत सारा मलबा लेके जमा भी कर देती हैं। ज़मीन की जो समुद्र की तली होती है वहाँ भी जमा कर देती हैं। तो एजेंट हो गए मरीन इरोजन के। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ मरीन इरोजन। कौन कौन सा मरीन इरोजन का मैकेनिज्म है, कौन कौन तरह से अपर्दन होता है, हम लोग जान चुके हैं। कोरोजन होता है, अपघर्षण होता है, जब ज़मीन से टकराता है मलबा और बहा ले जाता है, तोड़ता है चट्टानों को। हम लोगों ने बहुत विस्तार से पढ़ा फ्लूवियल मॉर्फोलॉजी में, कोरेजन, एट्रीशन, है ना, सन्निघर्षण, अपघर्षण, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या क्या एक्टिव होता है समुद्र में, ये हम लोग जानते हैं। कोरेजन होता है, अपघर्षण एक्टिव होता है जब ज़मीन से टकराता है, ज़मीन से प्लग करता है, तोड़ता है मलबे को, ठीक है ना। एट्रीशन, जब जो तरंगे होती हैं उनमें बहुत सारे कण होंगे जो सस्पेंशन में होंगे, तैर रहे होंगे लहर के साथ में, तो वो जब कण एक दूसरे से टकराते हैं तो वो छोटे होते चले जाते हैं, तो वो एट्रीशन होता है। हाइड्रोलिक एक्शन होता है, समुद्र पानी लहर में पावर होती है, दम होती है, वजन होता है, जिससे ज़मीन जो होती है उसको तोड़ देती है, चटकन पैदा कर देती है, उसे हाइड्रोलिक एक्शन बोलते हैं। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हाइड्रोलिक एक्शन होता है। और इसके अलावा क्या होता है, लाइमस्टोन जो कोस्ट होते हैं, जहाँ पे चूने पत्थर की चट्टानें हैं किनारे, खासकर आपको मिल जाएंगे। ये मिकोनोज, आपने जगह का नाम सुना होगा, है ना, वाइट कलर के तट होते हैं इजिप्ट में, है ना। तो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। जब चट्टानें घोलती हैं, चट्टानों को समुद्र की लहरें तोड़ती हैं और तो कुछ गोल गोल फफोले जैसे पड़ जाते हैं। हम लोगों ने इसे आराम से पढ़ा था डेनोडेशन प्रोसेस में, है ना, वेदरिंग इरोजन में। तो ये मैकेनिज़्म है जो मरीन इरोजन प्रभावित होता है, या फिर कैसे मरीन का इरोजन होता है, किस मैकेनिज़्म से, ये हम लोगों के सामने है और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पढ़ सकते हैं। टाइप्स ऑफ कोस्ट लाइन। अब बात करते हैं कौन कौन सी तट रेखाएँ होती हैं। 2 प्रकार की तट रेखाएँ होती हैं। एक होती है सबमर्ज्ड कोस्ट लाइन
और एक होती है इमर्ज्ड कोस्ट लाइन। अगर सपोज़ जो ज़मीन है, मान लो पानी था पहले, ज़मीन नीचे था, थोड़ा सा ज़मीन थोड़ी सी ऊपर थी, मान लो पानी की जो सतह था वो नीचे था। अब किसी कारण से पानी जो सी लेवल है उसमें वृद्धि हो गई, या फिर ज़मीन नीचे चली जाए। ज़मीन नॉर्मली क्या अक्सर नीचे नहीं जाती है। सपोज़ समुद्र तल में वृद्धि हो गई। आजकल जैसे हम लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग है ना, सी लेवल बढ़ रहा है, तो हो सकता है किसी तट के किनारे सी लेवल अगर बढ़ जाए या ज़मीन नीचे चली जाए, किसी भी कारण से पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाए, तो जो कोस्ट लाइन होगी वो डूब जाएगी। तो उसे हम लोग बोलते हैं सबमर्ज्ड कोस्ट लाइन, ठीक है ना। ये जो सबमर्ज्ड कोस्ट लाइन होती है बहुत हाई रॉकी होती है, बहुत ज़्यादा जो चट्टानें होती हैं बहुत चट्टानी किस्म की होती है। जो अवसाद होते हैं उनमें वो कमज़ोर नहीं होते हैं, बहुत सॉलिड होते हैं। आग्नेय चट्टानों की प्रधानता हो सकती है, या फिर अवसादी ऐसी जो बहुत कठोर हैं, तो हाई रॉकी होती है एक। तो दूसरा, यहाँ पे अपर्दन का कार्य ज़्यादा होता है, निक्षेपण नहीं होता है, क्योंकि समुद्र का जो पानी होता है ज़्यादा अंदर तक आ जाता है, इसलिए अपर्दन कम होता है, निक्षेपण कम होता है, टूटा फटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। जैसे रिया तट, फियोर्ड तट है ना, डालमेशिया तट, ये सारे उदाहरण हैं सबमर्ज कोस्ट लाइन के, ठीक है ना। जैसे भारत का पश्चिमी तट है वो सबमर्ज कोस्ट लाइन का उदाहरण है। ऐसी कंडीशन जो सबमर्ज कोस्ट लाइन होती हैं, ऐसी कंडीशन पे क्या होता है कि जो नदियाँ होती हैं वो सीधा समुद्र में जाके विलीन हो जाती हैं और किसी किस्म का डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो ऐसी कंडीशन पे जो नदियाँ होती हैं वो मरीन एस्चुरीज़ का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग फियोर्ड तट के बारे में थोड़ा सा आगे जानेंगे, फियोर्ड के बारे में। ये जो है जो स्कैंडिनेविया का क्षेत्र है, नॉर्वे रीजन, स्वीडन क्षेत्र है ना, वहाँ पे हमें बहुत सारे फियोर्ड तट मिलते हैं। वो कैसे बनते हैं आगे हम लोग बात करेंगे। सबमर्ज कोस्ट लाइन के उदाहरण। अब आता है इमर्ज्ड कोस्ट लाइन की बात करें तो ऐसी कोस्ट लाइन, सपोज पानी जो था वो किसी कारण से जो है नीचे चला जाए या ज़मीन ऊपर उड़ जाए। तो कई बार क्या होता है ज़मीन अक्सर उड़ जाती है या किसी कारण से पानी नीचे चला जाए। पर भारत का जो पूर्वी तट है वो इमर्ज्ड कोस्ट लाइन का उदाहरण है। उस कंडीशन पे क्या होता है, नदियों को ज़्यादा टाइम लगता है बहने में, क्योंकि बेस लेवल और नीचे चला जाता है, तो नदियाँ ज़्यादा अंदर तक बहती हैं और समुद्र में और अंदर तक चली जाती हैं। ऐसी कंडीशन पर डेल्टा का निर्माण होता है। तो जो वहाँ पे क्या होता है कि नदियाँ जो होती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। तो जो इस प्रकार की कोस्ट लाइन होती है वो बहुत लो स्मूथ जो है, जो सेडिमेंट्स होते हैं वो साथ उनकी भरमार ज़्यादा होती है, हाई रॉकी नहीं होता है। और यहाँ पे डिपोजिशन लगातार होता रहता है, डेल्टा का निर्माण, बाढ़ का निर्माण, स्पिट का निर्माण, टोम्बोलो का बनना, और क्या बोलते हैं उसे, लगून जो झीलें होती हैं उनका निर्माण होना, बैरियर का निर्माण होना, ये सारी चीज़ें कोस्ट लाइन, इमर्ज कोस्ट लाइन के किनारे ये इनके लैंडफॉर्म मिल जाते हैं। तो दो टाइप की जो है कोस्ट लाइन होती हैं। उदाहरण के तौर पे सपोज़ आपकी ये जो नदी थी, ये जो है पानी जो था, क्या बोलते हैं, ये सपोज़ किनारा था समुद्र का तट का, नॉर्मल समुद्र का तट ऐसा है मान लो, और ये नदी ऊपर से बह के आ रही है और नीचे जा रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब अगर किसी कारण से ऐसा हो कि पानी थोड़ा ऊपर चढ़ जाए, सपोज़ पानी जो है थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाए, पहले पानी यहाँ पे था, अब पानी चढ़ के ऊपर पहुँच जाए, यहाँ पे आ गया है ना, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे सबमर्ज्ड कोस्ट लाइन, है ना। सबमर्ज, डूबी हुई कोस्ट लाइन, डूबी हुई तटरेखा, ठीक है ना। जब या तो सी लेवल ऊपर आ गया या ज़मीन नीचे चली जाए। नॉर्मली क्या सी लेवल में उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है, तो ये हो गया। अगर सी लेवल नीचे चला जाए, मान लो पहले नॉर्मल यहाँ पे था, है ना, सी लेवल, और उतर के चला जाए नीचे, तो नदी को लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा ऊपर से नीचे के लिए, और यहाँ पे डिपोजिशन ज़्यादा कर देगी नदी, तो यहाँ पे अवसादों का जमाव ज़्यादा होगा, एलुवियल सॉइल जिसे हम लोग बोलते हैं, और मुलायम चट्टानें होंगी, रॉकी नहीं होगा, है ना, चट्टानी नहीं होगा, मुलायम चट्टानें होंगी, मिट्टियाँ जैसी जो है चट्टानें ज़्यादा प्राप्त होंगी हमें यहाँ पे। तो ये हो जाएगा इमर्ज्ड कोस्ट लाइन का, जहाँ पर तट रेखा इमर्ज्ड कर जाए, है ना। तो ये हो गया उदाहरण आपका इमर्ज और सबमर्ज्ड कोस्ट लाइन का। अगर तस्वीर की बात करें तो हम लोग इसे बोलते हैं बैरियर, है ना। बैरियर क्या होता है, ये हम लोग जब प्रवाल पढ़ेंगे, कोरल रीफ होता है ना, उसमें हम लोग जान लेंगे ये रीफ क्या होता है, बैरियर अटॉल्स, है ना। ये ओशनोग्राफी का टॉपिक है। फिलहाल इस टाइप की जो तटरेखा है, इस टाइप का इसमें जो है निर्माण होता है बैरियर का, और इस प्रकार का जो है जो टापू के किनारे निर्माण होता है अटॉल का, है ना। ये अटॉल क्या होता है, बैरियर क्या होता है, हम लोग इतना डिटेल में भी इसमें नहीं जाते हैं, क्योंकि हम लोग आगे इसे जब भी पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे।
तो इसे बीच के जो जो टापू और बीच में जो बैरियर बना है, इसके बीच में जो पानी भर जाएगा, तो इससे एक टेम्परेरी झील का निर्माण हो जाएगा, जैसे लगून। भारत का जो उड़ीसा में एक जो पूर्वी तट है उड़ीसा में, उसमें एक झील है चिल्का, वो लगून है ना। तो ये लगून हो गया, ये डेल्टा है ना। ये सारे जो है इमर्ज्ड कोस्ट लाइन के आपके सामने उदाहरण दिख रहे हैं, है ना। ये हो गया डेल्टा। अब बात करते हैं जो है सबमर्ज की। तो सबमर्ज में एक तो ये क्लिफ बनती है, सीधा पानी जो है ये हाईली रॉकी था, चट्टाने, इसलिए इनका अपर्दन नहीं हो पाया और खड़ी खड़ी बनी रही। तो ये क्लिफ का निर्माण हुआ, किनारे पानी है। आपने अगर पबजी खेला हो, आप पबजी खेलते हो, तो आप देखेंगे जो नीचे का एक टापू है ना, जहाँ पे बेस मिलिट्री बेस है और नोवो है, और बीच में एक दो ब्रिज मिलते हैं, फिर बड़ा मैप शुरू हो जाता है ऊपर वाला एंगल में। तो जो बीच में आप गैप जो देखते हैं, जो पानी किनारे किनारे फैला हुआ है और बीच में जो टापू है, वो एक फियोर्ड्स का उदाहरण है, एक मोटा मोटी। और किनारे आप देखते हैं कि बहुत खड़ी चट्टानें हैं, आप अचानक से अगर पानी में गिर जाएं तो आप ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं, है ना, वो क्लिप्स बनी है, आप चढ़ नहीं पाते हैं। तो वो होता है फियोर्ड्स का उदाहरण, या फिर सबमर्ज कोस्ट लाइन का, और हाईली रॉकी टेरेन होता है वो, ये फियोर्ड्स होता है, ठीक है ना। फियोर्ड्स की खासियत क्या होती है, अभी फियोर्ड को थोड़ा और जान लेंगे। आपके सामने ये है कि एक समुद्र का किनारा था और पानी इतना ऊपर तक चढ़ आया कि पहाड़ के जो किनारे जो गैलरीज थी उनके अंदर घुस गया। अभी जो गैलरी वो कैसे बनी, हम लोग जब पढ़ेंगे अभी ग्लेशियर जियोमॉर्फोलॉजी, तो उसमें यू आकार की घाटी होती है ना, यू शेप वैली। तो जब बर्फ़ काटती है, ग्लेशियर काटता है किसी भी पहाड़ को, तो यू आकार में काटता है। जो नदी होती है वो वी आकार में काटती है, वो यू आकार में काटता है ऐसे। तो ये चूहे हैं भाई तो वो यू आकार में काट सॉरी, तो वो यू आकार में काटता है। तो जब यू आकार में सपोज काटा गया, वैली को यू आकार में बना दिया गया। अब हम लोग जानते हैं कि एक समय आया था ग्लेशियर, हिम युग आया था, है ना। गुंज, मिंडल, रिसबुर्म हिम युग आया था प्लीस्टोसीन में, आज से 20-25 हज़ार साल पहले की बात हो रही है। तो उस टाइम पे क्या था कि जो कोस्ट लाइन थी वो बहुत नीचे थी, बर्फ़ इतनी जमी थी पूरी पृथ्वी में कि 60 मीटर नीचे, 60, ये बहुत परेशान कर रहे हैं, 60 मीटर नीचे सी लेवल चला गया था, ठीक है ना। अब 60 मीटर लेवल सी लेवल चला गया था, तो जो बर्फ़ जमी थी, जो यू आकार की घाटियाँ थी, वो ग्लेशियर पिघल के ग्लेशियर बह के यू आकार की घाटी बनाते हुए समुद्र के नीचे तक पहुंच गए थे 60 मीटर, क्योंकि वहाँ पे समुद्र था नहीं, वहाँ तो ज़मीन थी। अब प्लीस्टोसीन के बाद क्या हुआ, बर्फ़ पिघली। बर्फ़ पिघलने से क्या हुआ कि पानी का जो सी लेवल था वो ऊपर उड़ गया। अब सी लेवल ऊपर उड़ गया और जो घाटियों का निर्माण हो गया था, वो यू आकार की घाटियाँ नीचे तक पहुँच गई थी बर्फ़ के कारण, क्योंकि ज़मीन नीचे थी। तो अब उस यू आकार की जो गैलरीज बनी थी, उन गैलरीज में बाद में भर गया पानी, क्योंकि कोस्ट लाइन में सबमर्जेंस हो गया, क्योंकि 60 मीटर ऊपर पानी बढ़ गया, चढ़ गया। तो सब जो कोस्ट लाइन थी वो डूब गई पानी से, और जो गैलरीज थी यू आकार की घाटी की, यू शेप वैली की, उनमें भर गया पानी। उसे ही हम लोग बोलते हैं फियोर्ड्स। आपको नॉर्वे में बहुत सारे फियोर्ड्स के उदाहरण मिल जाएंगे। वहाँ पे तो मॉनिटरिंग होती है बाकायदा, क्योंकि लगातार जो पहाड़ हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं, तो उनको बाकायदा मैकेनिज़्म उनका तैयार किया गया है। उनको बांधने के लिए बहुत बड़े बड़े हाइड्रोलिक्स लगाए गए हैं, जिससे वो जो पहाड़ है उनकी गति को रुक जाए। और ऐसा माना जाता है कि एक समय वहाँ पे बहुत तगड़ा भूकंप भविष्य में आने वाला है, कभी भी आ सकता है, और उस भूकंप में इतना ज़्यादा जो है तरंग पैदा होगी, सुनामी पैदा होगी, जिससे बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। तो रोज़ जो जियोलॉजिस्ट हैं वो डेली उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, उस हाइड्रोलिक्स को चेक करते हैं। अगर इसको जानना है और डिटेल में, तो एक फ़िल्म आई थी द वेव 2015 में, नॉर्वेजियन मूवी है, आप उसे देखिए, मज़ा आ जाएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें फियोर्ड्स के बारे में बताई गई हैं। तो ये फियोर्ड तट है, और ये रिया का उदाहरण है, करीब करीब कुछ थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये भी ऐसा ही है, सबमर्ज कोस्ट लाइन का उदाहरण है। तो ये हो गया आपके सामने थोड़ा बहुत कोस्ट लाइन के बारे में। अब बात करते हैं कोस्टल लैंड फॉर्म्स की, कौन कौन से कोस्टल लैंड फॉर्म्स हैं। करीब करीब ये आपके सामने इरोजनल लैंड फॉर्म में जो है कैज़म, ओके, इरोजनल लैंड फॉर्म में आपके सामने सी क्लिफ्स हैं, है ना, सी क्लिफ होती हैं, और कैज़म होता है खाइयाँ।
वेव कट प्लेटफॉर्म का निर्माण होता है, सी केव का निर्माण होता है, आर्क्स का निर्माण होता है, सी स्टैक्स का होता है, स्टम्प्स का होता है, ब्लोहोज, जियोज होते हैं, केप्स एंड फ्योर्ड्स। इसको मैंने यहाँ पे जानबूझ के फ्योर्ड को डाल दिया है इरोजनल में, असल में सबमर्ज कोस्ट लाइन का उदाहरण है। 1 सेकंड इस अलार्म को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो बीच में कर देगा अपने को डिस्टर्ब। ओके, तो ये हो गया केप और फ्योर्ड्स का उदाहरण हो गया। फ्योर्ड्स को मैं इरोजनल में डाल दिया हूँ, लेकिन इरोजनल का लैंडफॉर्म का उदाहरण नहीं, सबमर्ज कोस्ट लाइन का उदाहरण है, लेकिन उसकी तस्वीर अभी दिखाएंगे, इसी के साथ में आप देख लेंगे। इसके अलावा डिपोजिशनल में बीचेस होता है, ड्यून्स होता है, बार्स, बैरियर, टोम्बोलो, स्पिट्स, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो गई। हम लोग तस्वीरों के माध्यम से इन सारे लैंडफॉर्म को जान लेते हैं, कौन कौन से इरोजनल, डिपोजिशनल। इरोजनल लैंडफॉर्म का सबसे बड़ा उदाहरण है सी क्लिफ। आप ऐसे क्लिफ देखिए, मैं जो बात कर रहा था अभी पबजी की, आपने देखा होगा ना, पबजी में जो नीचे का टापू है और ऊपर का जो बड़ा टापू है, उसके बीच के जो गलियारा बना है, जो 2 ब्रिज बने हैं, लोग वहाँ पे कैंपिंग करते हैं शिकार करने के लिए। तो उस बीच में आपने उस किनारे जो फ्योर्ड का उदाहरण है, फ्योर्ड तट का, आप देखेंगे वहाँ पे खड़ी खड़ी चट्टानें। कभी आप नीचे उतर जाते हैं तो आप चढ़ नहीं पाते हैं, आपको तैर के आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये होता है फ्योर्ड, ये क्लिफ का उदाहरण है। ये जो है सबमर्ज कोस्ट लाइन के किनारे ऐसे मिल जाते हैं क्लिफ्स। और बीच में जैसे आप ये क्लिफ है और एक ये क्लिफ है, और बीच में एक गलियारा आप देख रहे हैं ना, अंदर तक गया है, थोड़ा सा ज़्यादा अंदर गहरा कट गया है। इसे ही हम लोग कैज़म बोलते हैं, खाई बोलते हैं, है ना, खाई, क्योंकि थोड़ा तक अंदर तक कटी है, हो सकता है लोग जाके पसर जाए, नीचे गिर जाएं। तो ये हो गया आपका उदाहरण। वेव कट प्लेटफॉर्म की बात करें अगर, तो आपके सामने ये यूके का उदाहरण है, यूनाइटेड किंगडम का, साउथ वेल्स का, साउथर्न डाउन का। एक क्लिफ थी, पूरी क्लिफ्स हैं, और इतना अपर्दन हुआ है कि ये क्लिफ जो है रिट्रीट कर गई, क्लिफ चली गई पीछे। इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, वेव कट प्लेटफॉर्म। वेव ने कट किया और ये प्लेटफॉर्म बना दिया, है ना। सीधा सरल सा चीज़ है आपके सामने। अब बात करते हैं सी केव, आर्क्स, स्टैक्स और स्टम्प्स की। अगर सपोज समुद्र के किनारे कोई क्लिफ है और उसमें अपर्दन के कारण वेव ने इतना काटा कि एक गुफा का निर्माण हो गया, तो उसे हम लोग बोलेंगे सी केव। सी केव थोड़ी सी बड़ी हो गई अपर्दन करते करते, फिर इतनी बड़ी हो गई कि आर पार हो गया पानी, है ना, चूहे परेशान कर रहे हैं, आर पार हो गया पानी। तो जब पानी आर पार हो गया तो एक बन गई आर्क, है ना, एक आर्क का निर्माण हो गया, इसे आर्क बोलते हैं। अब इतना अपर्दन हुआ कि ये ऊपर से आर्क पूरी तरीके से हेडवार्ड अपर्दन से क्या हो कि अलग हो जाए और एक खंबे के रूप में कहीं खड़ी हो जाए, तो उसे हम लोग बोल देंगे क्लिफ, है ना। अब अगर आर्क थोड़ी सी विध्वंस हो, क्लिफ सॉरी ये हो गया अपना केव, ये हो गया आर्क, और अगर अलग हो जाए पूरी तरीके से ये खंबे के रूप में, तो इसे बोलेंगे स्टैक। और स्टैक अगर विध्वंसित हो जाए तो उसे बोलेंगे स्टंप, है ना। ये हो गया स्टैक और स्टंप का उदाहरण। अब ये जो स्टैक्स होते हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं फॉसिल्स की दृष्टि से या इतिहास जानने की दृष्टि से, क्योंकि क्या होता है कि अपर्दन लगातार निक्षेपण होता है ना, डिनोडेशन। एक प्रकार की चट्टान बिछ गई, फिर कुछ लाख साल बाद और नदियां बहा के लाई, दूसरी लेयर बिछ गई, तीसरी लेयर बिछ गई, तो लेयर पे लेयर बनती चली जाती हैं। और उस लेयर का इतिहास जान के आप बता सकते हैं कि चट्टान कितनी पुरानी है, उस समय जब ये निक्षेपण हो रहा था, डिनोडेशन, डिपोजिशन, उस टाइम पे किस प्रकार का एनवायरनमेंट था। तो स्टैक जब अलग हो जाते हैं तो हम स्टैक्स में बाकायदा देख सकते हैं कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार का अपर्दन हुआ, निक्षेपण हुआ, अलग अलग टाइम का मौसम हम लोग जान लेते हैं। तो आपके सामने एक तस्वीर है, आपके सामने ये आर्क की तस्वीर है कि गुफा का अपर्दन होता रहा, अपर्दन होते होते हो गया कि गुफा के आर पार हम लोग देखने लगे, है ना, तो एक आर्क का निर्माण हो गया, ये आर्क है। अब ये मान लो आर्क पूरी तरीके से अपर्दित हो जाए ऊपर तक और एक खंबा बगल में रह जाए, ये खंबा अलग से हो गया ना आर्क का, तो इस खंबे को स्टैक बोलेंगे, है ना। इसी का छोटा हिस्सा है और इसका छोटा होगा तो उसे स्टम्प बोल देंगे। आपके सामने एक ये स्टैक का उदाहरण है, ये जो है डून ब्रिस्ते जो है कंट्री मायो आयरलैंड का उदाहरण है। आप देखिए एक स्टैक समुद्र के बीच में है, आप ये देखिए कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग चट्टानों की लेयर है,
लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, अलग अलग लेयर हैं, अलग अलग टाइप की चट्टानें हैं, अलग अलग किस्म का डिपोजिशन है, अलग अलग काल में, अलग अलग हज़ार लाख साल का में ये सब बन के तैयार हुई ये पूरी चट्टानें, है ना, परतें। अब इन परतों के का जो है सैंपल लेके हम लोग जान सकते हैं कितनी पुरानी है, क्या क्या इनमें मटेरियल है, जब ये बनी थी तब इनमें क्या होगा, किस प्रकार की जलवायु रही होगी, है ना। ये बहुत अच्छे उदाहरण होते हैं भूतकाल जानने के। ब्लो होल्स की बात करें और जियोस की बात करें, कई बार क्या होता है कि एक गुफा का निर्माण हुआ और लहरों ने इतना काटा कि एक ऊपर सतह पे कर दिया गड्ढा, तो बीच बीच में जैसे लहर आती है तो उस गड्ढे के थ्रू अचानक से सीटी की तरीके ऊपर पानी एकदम निकलता है फुब्बारे की तरीके, और जैसे लहर नीचे वापस आती है लहर वापस चली जाती है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं ब्लो होल्स। अगर ब्लो होल्स का साइज़ बड़ा हो जाए तो उसे जियोस बोल लेंगे। आपके सामने एक बहुत सुंदर जियो का उदाहरण है, ये तस्वीर देखिए। ये आप देखिए, अगर आप यहाँ पे बैठे हो इस किनारे और धूप पड़ रही हो, अच्छा मौसम हो, सामने पानी हो, शाम का समय हो, सूरज ढल रहा हो, तो जन्नत है। तो ये जियो का उदाहरण है आपके सामने। ये तट कौन सा है मुझे नहीं पता, लोकेशन का नाम नहीं पता है, गूगल कर लीजिए, है ना, इस तस्वीर के द्वारा। केप की बात करें, केप कई बार क्या होता है, चट्टानें बहुत सॉलिड होती हैं, समुद्र के अंदर तक फैली होती हैं और बीच में कोई मुलायम चट्टान आ जाती है, तो समुद्र क्या होता है, मुलायम चट्टानों को ये काट देता है, पर्दित कर देता है और एक पतली पतली रास्ता बनी रहती है और ये बड़ा हिस्सा बना रहता है दूर, तो इसे बोलते हैं केप। तो जो केप होता है ये बहुत अच्छा बंदरगाह का उदाहरण होता है, क्योंकि आपको बहुत किनारा तट मिल जाता है सब पानी के जहाज को जमा करने का, है ना। जैसे केप टाउन आपके सामने है साउथ अफ्रीका में। केप ऑफ गुड होप्स का नाम सुना होगा साउथ अफ्रीका में, जब वास्को डी गामा इंडिया आ रहा था तो केप ऑफ गुड होप से वो होता हुआ आया था, तो वहाँ पे एक ऐसा बंदरगाह का निर्माण हुआ जहाँ पे लोग समुद्री जहाज़ों में पानी और सामान लेने के लिए रुकते थे और उसमें ईंधन के लिए। तो वहाँ पे एक ट्रांसपोर्टेशनल सिटी, है ना, का यातायात नगर का निर्माण हो गया, जिसे आज हम लोग शायद केप टाउन के नाम से जानते हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन केप ऑफ गुड होप इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है केप्स का। फ्योर्ड की बात करें, मैंने फ्योर्ड के बारे में बता दिया कि यू आकार की घाटी में पानी भर गया क्योंकि सबमर्ज हो गए, कोस्ट लाइन पानी ऊपर आ गया। आप देखिए ये घाटी थी यू आकार की जब पहले प्लेस्टोसिन के समय, अब पानी पिघल गया, ऊपर चढ़ गया, ज़मीन थोड़ी सी नीचे आ गई, तो अभी यू आकार की घाटी के किनारे भर गया पानी, अब इसी को बोलते हैं फ्योर्ड। अब आपके दोनों सामने जो पहाड़ देख रहे हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा असंतोष है, इनमें मूवमेंट होता रहता है, एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं, टकराते रहते हैं, तो उसके लिए हाइड्रोलिक्स लगाए गए हैं जिनमें इनकी गति स्थिर रहे, भविष्य में भूकंप की जानकारी हमें तुरंत प्राप्त हो जाए। जियोलॉजिस्ट दिन भर इस पर काम करते हैं, ठीक है ना। और जब अंदर लहर आएगी बड़े समुद्र में तो लहर होती हुई अंदर तक सुनामी पैदा करेगी। किनारे किनारे घर बने होते हैं इन पहाड़ों के, मान लो 50-60 मीटर ऊपर लहर अगर बन गई आके तो जो 50-60 मीटर की ऊंचाई तक जितने लोग हैं सब निपट जाएंगे। इसलिए यहाँ पे काम होता रहता है, बहुत काम होता है। नॉर्वे द वेव मूवी है, जाके देख लीजिए। बीचेस हम लोग जानते हैं जिसे पुलिन बोलते हैं, लगातार अवसाद होते हैं, जमा करती है धीरे धीरे लहरें, और किनारे बालू का एक बहुत बड़ा किनारा जमा हो जाता है जिसे वेव्स बोलते, बीच बोलते हैं, पुलिन। कई बार बीच के किनारे छोटे छोटे रेत के गुम्बद बन जाते हैं, है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्यून्स, उनमें घास देखो आप जमी है, तो ये हो गया ड्यून। अब बात करते हैं हम लोग, ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म था बीच और ड्यून, और आगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की बात कर रहे हैं हम लोग। सारे एरोजनल ख़त्म हो चुके हैं, सबकी लिस्ट मैंने दी है, दोबारा से आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके दोबारा से पढ़ो, समझ में आ जाएगा सब कुछ। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की बात करें तो इसमें बीच और ड्यून्स तो हो ही गए हैं, साथ में क्या होता है, बैरियर होता है। कई बार क्या होता है कि समुद्री जो लहरें होती हैं वो किनारे किनारे जमा कर देती हैं, दूर थोड़ा सा तट के किनारे किनारे पैरेलल, तट के लंबवत, है ना, मलबा, उसे हम लोग बोलते हैं बैरियर। बैरियर प्रवाल के रूप में भी हो सकती है, कोरल के रूप में। कोरल एक जीव होता है, चूने से 80% बना होता है। जब हम लोग पढ़ेंगे अपना वो ओशनोग्राफी तब जान लेंगे। तो कुल मिला के एक इस प्रकार का जब डिपोजिशन हो, पैरेलल हो तट के, उसे बोलेंगे बैरियर। अगर जो बैरियर होगा थोड़ा सा हुक के आकार में अगर मुड़ा हो और तट की तरफ मुड़ जाए
तो उसे हम लोग बोलेंगे स्पिट। कई बार ये जुड़ भी जाता है तट से, तो उसे हम लोग स्पिट बोलते हैं, है ना। अगर इस बैरियर के बीच में अगर पानी भर गया तो उसे लगून बोल देते हैं, है ना। तो ये हो गया आपके सामने उदाहरण। कई बार क्या होता है कि मान लो एक टापू है समुद्र के बीच में, और यहाँ पे एक मेन मुख्य भूमि है, ज़मीन है। अब वो ज़मीन से अगर मान लो टापू तक कोई कारण से जमा हो जाए, और जमा होने से क्या हो कि बीच में रास्ता बन जाए कि आदमी आर पार जा सके, तो उसे हम लोग बोलेंगे टोम्बोलो। जैसे आपके सामने उदाहरण है श्रीलंका। श्रीलंका है, मान लो ये है और ये है भारत, बीच में आप देखते हैं राम सेतु। तो ये एक टोम्बोलो का उदाहरण है कि दो जो है इलाके आपस में जुड़े हुए हैं, किसके द्वारा? डिपोजिशन, जमाव के कारण। अब वो जमाव राम भगवान के द्वारा हुए थे या फिर वो प्रकृति के द्वारा हुए हैं, ये हमारा हम श्योर नहीं है क्या है, ये तो समय बता सकता है आगे और रिसर्चेस हों तो ये हो गया आपका डिपोजिशन लैंडफॉर्म। उदाहरण के तौर पे आप ये बैरियर देख सकते हैं, ये मेन भूमि थी, मेन लैंड था। उस मेन लैंड से क्या हुआ कि बीच किनारे जो है उसके दूर थोड़ा सा जमा हो गया, उसे बोल दिया हम लोगों ने क्या? बैरियर। अंदर लगून झील है, आगे स्पिट भी होंगे, ऐसे चीज़ें होंगी। ये है टोम्बोलो का उदाहरण। आप देख रहे हैं ये टोम्बोलो कहाँ का, ये मुझे नहीं पता, लेकिन सपोज है कि मेन लैंड था, एक ये टापू था, और इधर अंदर साइड जो है था हमारे ज़मीन। बीच में जमा हुआ, रेतों का जमा होते होते क्या हुआ कि दोनों आपस में जुड़ गए समय के साथ, और इसे बोल दिया गया टोम्बोलो, है ना। एक रेस जैसा आप देख सकते हैं, लोग वहाँ तक जा रहे हैं, रास्ता भी बना दिया गया है। तो ये हो गया हमारा पूरा कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी। कोई सवाल है तो आप लिख दीजिए। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।